दोबारा बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बाद हमें चर्चा करनी होगी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, क्योंकि आपने जो क्लासिफिकेशन में फंक्शन का 1 1 मैनी 1 ऑन टू और 1 1 ऑन टू समझा है, तो अब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स समझने के लिए इनवर्स ऑफ फंक्शन भी जानना होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा इस डेफिनेशन में कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन मतलब अगर कोई मैपिंग फंक्शन में सेट ए से सेट बी में 1 1 ऑन टू है यानी कि बाइजेक्टिव है, तो एफ इनवर्स बी टू ए कहलाएगा उस फंक्शन का इनवर्स। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिएगा, अगर ये मान लीजिए सेट ए है और ये आपका सेट बी है और सेट ए से सेट बी में जो मैपिंग यानी कि फंक्शन हो रहा है 1 2 3, यहां पर ए बी और सी, मान लेते हैं कि 1 की मैपिंग बी के साथ, 2 की इमेज ए और 3 की इमेज सी, तो ये वाली जो मैपिंग आप देख रहे हैं ये मैपिंग आपकी 1 1 है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी, और साथ ही साथ 1 1 होने के बाद ये ऑन टू भी है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट सेट बी में आपको दिखाई दे रहे हैं उनकी अपनी प्री इमेज सेट ए में भी आपको दिख रही होगी। तो अगर ये फंक्शन ए टू बी बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स बी से ए में एग्जिस्ट करेगा, जिसको कि आप एफ इनवर्स कह सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? अगर मान लीजिए ए से बी में हम इसको एफ लिखते हैं, तो ये जो आप बी टू ए आप कहेंगे तो आप इसे कहेंगे एफ इनवर्स, क्योंकि ए की प्री इमेज कौन है 2, बी की प्री इमेज कौन है 1 और सी की प्री इमेज कौन है 3। तो ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे। इसी की इनवर्स मैपिंग करके दिखा रहा हूं मैं आपको, और B के लिए आपका 1 और C के लिए आपका 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी फंक्शन का हमें इनवर्स निकालना है तो आपको वो फंक्शन 1 1 ऑन टू बनाना होगा। सरल शब्दों में कहूं तो उसको बाइजेक्टिव बनना होगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वे सारे के सारे आपके बाइजेक्टिव नहीं होते। अगर आप किसी फंक्शन का इनवर्स निकालें तो आपको उस सबसे पहले उसको बाइजेक्टिव बनाना होगा। तो साइन इनवर्स ग्राफ के मीडियम से मैं आपको समझा पाऊंगा कि ये जो कंडीशन है आप कैसे फॉलो करेंगे। एक छोटा सा नोट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो गिवन फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। क्लियर? तो अब हम फंक्शन के बारे में जान चुके हैं, फंक्शन के इनवर्स के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स के बारे में। क्लियर है? तो सबसे पहले हम आपके साथ साइन के इनवर्स के बारे में चर्चा करेंगे। मान लीजिए मैं बात करता हूं साइन एक्स की। आप सबको पता है y एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अगर हम इसकी मैपिंग की बात करें तो आप इसे रियल मैपिंग जो हो रही है वो रियल टू रियल कर देते हैं। क्लियर है? लेकिन आपको एक बात अच्छे से समझनी होगी कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो आपकी रियल वैल्यू है, और इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ फंक्शन बनेगी वो -1 बनेगी, -1 से 1 तक बनेगी। ये कैसे बनेगी आइए समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, आप साइन इनवर्स का ग्राफ बनाने से पहले साइन एक्स को बाइजेक्टिव बनाएंगे। देखिए, ये आपकी साइन की मैक्सिमम वैल्यू आप रखेंगे 1 और ये आप रखेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है? ये आपका π/2, ये आपका पाई, और सेम ऐसा ही यहाँ पे आप -π/2 बोलें और यहाँ पर क्या बोलें आप -π। देखिए, तो साइन की वैल्यू का जो ग्राफ है वो आपका 0 से लेकर 90 तक हाईएस्ट पीक पकड़ता है, और 90 से पाई तक वो डाउन होते होते डिक्रीज होते होते यहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद भी आगे चलता रहता है, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, आप सबको ये बात अच्छे से मालूम है। यहाँ पर आपका बनेगा 3π/2। क्लियर? और फिर एक बार और आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये 2π। सेम यही चीज़ इसकी माइनस साइड में भी होगी, यानी कि यहाँ पर ये आपका -π/2 पे और यहाँ तक फिर आपका ये पाई पर। अगर आपको याद हो, हमने फंक्शन के क्लासिफिकेशन में एक छोटी सी बात सीखी थी कि किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव बनने के लिए 1 1 और ऑन टू बनना पड़ता है, और 1 1 वही फंक्शन होता है जिसमें
एक एलिमेंट पे एक इमेज आए। तो आप देखिए, अगर मैं इसमें एक लाइन एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल खींचता हूं या ड्रॉ करता हूं, तो वो लाइन इस साइन के ग्राफ को एक से ज्यादा बार काटेगी। यानी कि आपको मैंने क्या कहा था कि किसी भी फंक्शन की वन वन या मैनी वन कंडीशन चेक करने के लिए आप उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको एक से ज्यादा बार काटती है तो वो वन वन नहीं होगा, मैनी वन होगा। तो आप देखिए, साइन फंक्शन में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इस ग्राफ को कई बार काट रही है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका मैनी वन है, वन वन नहीं है। अगर ये वन वन नहीं है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इस साइन फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना होगा, और बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमें इसकी जो डोमेन है, आप देख रहे हैं डोमेन, इस डोमेन को, ये डोमेन होती है एक्स की वैल्यू, इसे हमें रेस्ट्रिक्ट करना होगा। रेस्ट्रिक्ट का मतलब है एक दायरा फिक्स करना होगा, और उस दायरे के अंदर हम इसका काम करेंगे इनवर्स बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, इसका दायरा सेट कर लिया -π/2 से π/2। देखिए ध्यान से यहाँ से यहाँ तक, बाकी का जितना भी ग्राफ है मैं उसको हटा देता हूँ। देखिए एक बार, क्योंकि अगर ये ग्राफ बना रहेगा तो ये वन वन नहीं बन पाएगा ना, इसीलिए। क्लियर? तो इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2 तक। क्लियर है? अब आप देखिए ध्यान से, अगर इतनी कंडीशन में मैं इस ग्राफ को देखूं केवल और केवल -π/2 से π/2 तक, तो आप देख सकते हैं कि यहां तक का जो ये ग्राफ आप देख रहे हैं, केवल और केवल साइन एक्स का जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका वन वन है। क्योंकि अगर आप कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लें, वो एक एक्स के साथ केवल एक ही वैल्यू आपको मिलेगी। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम साइन एक्स का इनवर्स केवल और केवल तभी फाइंड कर सकते हैं जब वो बाइजेक्टिव बने। यानी कि बाइजेक्टिव का मतलब वो वन वन बने और उसके साथ साथ उसे क्या बनना होगा, ऑन टू। ऑन टू का मतलब है हर y की एक वैल्यू के साथ x की एक वैल्यू होगी। यानी कि सभी y की वैल्यू किसके साथ एसोसिएट है, x के साथ, और x की भी एक वैल्यू के साथ y को एक ही वैल्यू मिल रही है, तो वन वन है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल हुआ अगर उसकी डोमेन क्या कर दी जाए, रेस्ट्रिक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन फंक्शन की डोमेन आपने रेस्ट्रिक्ट करी, अब हम एक काम करेंगे, इस साइन एक्स की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने के बाद हम इसका इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे। और आप देखिए इनवर्स के लिए हमें क्या करना होगा, क्या स्टेप्स बनाने होंगे। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स, जो x है वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2, क्योंकि अगर हम उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे तभी तो वो बाइजेक्टिव बनेगा। y बिलोंग्स टू -1 से 1। क्लियर है? तो अब आप क्या करिए, साइन इनवर्स y इक्वल टू x और y को रिप्लेस कर देंगे, तो इसको क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x इक्वल टू y, यानी कि fx। क्लियर है? तो यहां पर आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स के अंदर जो अब आपकी यहां पे जो डोमेन थी ना, साइन की डोमेन, वो अब इसकी रेंज बन जाएगी। क्लियर है? और जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन बन जाएगी। यानी कि आपको यहां पर मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी 1, और यहां पर रखनी पड़ेगी -1, और यहां पर आपका π/2, और यहां पर आपका माइनस का π/2। तो आप देखिए बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम इसका ग्राफ बनाएंगे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनता है। बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पर इसकी जो शेप होगी वो थोड़ी सी इस तरीके से काम करेगी, और यहाँ पर ये वाली शेप इस तरीके से काम करेगी। यानी कि अब आप जो ये ग्राफ देख पा रहे हैं, ये जो आपके सामने ग्राफ है, ये किसका है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। यानी कि अब आपके साइन इनवर्स x, देखिए साइन इनवर्स x इक्वल टू y, तो अब यहाँ पे जो ये x है यानी कि डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में है, और जो इसकी रेंज जिसको कि आप प्रिंसिपल वैल्यू थोड़ी देर के बाद मैं कहूँगा आपसे, वो π/2 माइनस के π/2 तक रहेगी, यानी कि यहाँ तक रहेगी। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनका इन्वर्स केवल और केवल तभी एग्जिस्ट करता है जब आप उनको बाइजेक्टिव बना लें, और बाइजेक्टिव बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, उनकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना होता है। ठीक है? तो अब इसको आप समझिए, फिर हम अगले ग्राफ के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम cos x के बारे में बात करेंगे और उसका cos इनवर्स ग्राफ आपको दिखाएंगे। देखिए y fx इक्वल टू cos x। ठीक है? मैपिंग मैंने मान ली रियल टू रियल। हम क्या करेंगे, अगर छोटी सी बात करें cos के ग्राफ की, तो आपको याद होगा मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है 1, मिनिमम वैल्यू cos की -1।
यहाँ पर आपका π/2, यहाँ पर आपका पाई, 3π/2 और ऐसे करते करते आप समझ जाएंगे ये 2π तक। देखिए तो कोस का जो ग्राफ है वो आपका π/2 पे 0 और पाई तक जाते जाते वो 0 बनने लगेगा, यानी कि यहाँ पर, और 3π/2 तक पहुँचते पहुँचते वो बढ़ेगा, लेकिन वो नेगेटिव फॉर्म में बढ़ता बढ़ता 0 तक पहुँच जाएगा। सेम ऐसा ही आप इसके ओरिजिन के लेफ्ट में भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ माइनस का π/2, यानी कि ये हो गया आपका इस तरीके से, क्लियर। और यहाँ पे मैंने मान लिया पाई, ठीक है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। अब आप एक बात देखिए ध्यान से, ये जो आपके सामने cos x का ग्राफ है, इसकी जो डोमेन है, फिलहाल तो इसकी जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल वैल्यू, और ये क्या है, इसकी कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब पूरा जो y सेट होता है उसको हम कोडोमेन कह सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे इस cos x का इन्वर्स बनाना हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सर इसका इन्वर्स वो आप तभी बना सकते हैं जब आप इसे क्या बना दें, आप इसे सबसे पहले क्या बना दें, 1 1 बना दें, और जैसे ही ये 1 1 बन जाए उसके बाद आप इसे क्या बना दें, ऑन टू बना दें। तो सर ये 1 1 तो है नहीं, वजह क्योंकि अगर मैंने कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की मान लो, तो आप देख सकते हैं कि वो इस ग्राफ को 2 बार काट रही है या उससे भी ज़्यादा बार काटेगी अगर मैं आगे तक इसको चलाऊंगा। तो यानी कि cos x का जो ग्राफ आपने देखा उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को 2 से ज़्यादा बार काटेगी, तो वो 1 1 नहीं बना, और 1 1 नहीं बना तो आपको उसे 1 1 बनाने के लिए उसकी जो डोमेन आप देख रहे हैं, ये डोमेन, इस डोमेन को आपने क्या करना पड़ेगा, इस डोमेन को आपने रेस्ट्रिक्ट करना होगा। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है उसका एक दायरा सेट करना होगा, और उस दायरे के अंदर आप उसको बाइजेक्टिव बनाएं और तब आप उसका इन्वर्स या उसको इन्वर्टिबल बना पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो आप डोमेन इसकी बोल रहे हैं, तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन उसको हम हमेशा 0 के क्लोजर रखते हैं, यानी कि 0 के आसपास रखते हैं, मिनिमम वैल्यू रखते हैं, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग में बनता है। तो हम उसकी डोमेन बनाने के लिए जो उसका लेफ्ट वाला पूरा पोर्शन है, देखो ध्यान से, मतलब रेस्ट्रिक्ट करने के लिए मैंने इसका ये पूरा पोर्शन हटा दिया और यहाँ से ये वाला हटा दिया, और आप अब जो ग्राफ इसका देख रहे हैं, मैं थोड़ा इसको डार्क कर दूँ, ये वाला ग्राफ कॉस का, क्लियर। यानी कि बात है ना सीधी सीधी सी है कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अपना इन्वर्स बनाना है तो उसको अपनी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, क्योंकि उसे क्या बनना है, 1 1। अब आप देखो, अब आप कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो इस ग्राफ के अंदर, आप पाओगे कि सर वो एक ही बार काट रही है हर जगह, क्योंकि वो ग्राफ यहाँ तक है बस। अब 1 1 तो बन गया। अब ऑन टू का मतलब क्या होता है कि आप जितनी भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो सभी वाइज को एक x दिया होगा, तभी तो सभी y बने होंगे, यानी कि सभी y की वैल्यू के साथ एक x अटैच है, तो ऑन टू भी बन गया। इसका मतलब cos x को हम इन्वर्स कन्वर्ट कर सकते हैं केवल और केवल कब, जब आप उसकी डोमेन, यानी कि उसकी डोमेन ऑफ फंक्शन आपने क्या रेस्ट्रिक्टेड दी, 0 से कहाँ तक, पाई तक। ध्यान से देखिए, 0 से पाई तक, यानी कि डोमेन हो गई इसकी कहाँ तक, 0 से पाई तक, और साथ ही साथ इसकी रेंज ऑफ फंक्शन वो तो आप समझ ही गए होंगे, 1 -1 के बीच में, यानी कि -1 से 1। तो cos x को हमने बाइजेक्टिव बना लिया सिर्फ और सिर्फ क्या करके, उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके। तो अगर आपने cos को ड्रॉ कर लिया तो उसका इन्वर्स भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे, y = cos x, इसको बोलिए आप cos इनवर्स y = x। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो है, यानी कि इसमें y को रिप्लेस कर लीजिए x के साथ, तो आप इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स y, और x को रिप्लेस कर लीजिए x = y। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 मैक्सिमम, और यहाँ पर क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू -1, और यहाँ पे आप मान लीजिए π/2। ठीक है जी। और ये क्या मान लीजिए आप, पाई। मतलब जो cos की डोमेन है ना, वो अब इसकी क्या बन जाएगी, रेंज, और जो इसकी रेंज है, रेंज वो इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन। देखिए तो x जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -1 से 1 तक, और जो y होगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से पाई तक। यानी कि अगर इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका जो ग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक,
और उसके बाद ये आपका पाई पे -1, यानी कि आप इसको यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये केवल और केवल इतना हिस्सा अगर हम cos x का बनाते हैं तो इतना ही हिस्सा हम उसका क्या बना पाए, बाइजेक्टिव बना पाए, तभी इसका इन्वर्स बना। क्लियर है मेरी बात? तो अब आप इसको भी नोट करें, फिर इसके बाद हम एक tan इन्वर्स के बारे में भी बात करें। y = fx = tan x। देखिए अगर हम बात करें tan के ग्राफ की, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी सेम ऑल रियल टू रियल मैपिंग मैंने मान ली, ठीक है। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका π/2 और ये आपका -π/2। और ठीक है, आप सबको पता है कि 10 की अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू मैं रखता हूँ 90, तो 10 90 पे इन्फिनिटी होता है। और अगर मैं इसको रखता हूँ 0 तो ये 0 होता है। और π/4 पे ये कितना होता है, 1 होता है। तो लगभग आप समझ लीजिए कि 10 का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। आगे भी इंटरवल में होता है, ऐसी बात नहीं है। π/2 यहाँ पे आपका 3π/2 और यहाँ पे 2π, ठीक है। आगे भी काम करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम 10x का जो ग्राफ है उसकी जो डोमेन है, डोमेन यानी कि x की वैल्यू देख रहे हैं ये वाली, तो इस x की वैल्यू को हम केवल और केवल इसके आगे के इंटरवल में जो ग्राफ सेम ऐसे ही बनेगा उसको क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर मैंने कोई लाइन मान लो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन आगे भी कट करेगी उसको, और कट कर जाएगी तो 1 1 नहीं बनेगा, मैनी 1 बनेगा। इसीलिए हमने आगे वाले इंटरवल के ग्राफ को नहीं बनाया, क्योंकि हमने इसकी इस डोमेन को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और रेस्ट्रिक्ट कहाँ तक कर दिया, -π/2 से π/2 तक। लेकिन -π/2 और π/2 माइनस पॉजिटिव π/2 ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इन पर ये आपको इन्फिनिटी पाते हैं। डोमेन होगी रेस्ट्रिक्ट, तो इसकी रेंज क्या होगी, डोमेन होगी, ये डोमेन ऑफ फंक्शन। और रेंज आपको मालूम है -∞ से इन्फिनिटी, यानी कि रेंज होती है ऑल रियल वैल्यूज। क्लियर है? तो 10x की हमने डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दी, इसका मतलब रेस्ट्रिक्ट करने से वो क्या बन गया, एक तो आपका वो 1 1 बन गया। क्लियर है? और जैसे ही वो 1 1 बना, आपने सोचा कि सर ऑन टू भी बना लो। ऑन टू का मतलब क्या है, y की एक वैल्यू के साथ एक x अटैच होना चाहिए। देख सकते हैं आप, हर y की एक वैल्यू को एक x मिलेगा, तो ये साथ ही साथ क्या बन गया, ऑन टू बन गया। तो 10x आपका बाइजेक्टिव बन गया -π/2 से π/2 के बीच में, और रेंज आपको उसकी क्या मिल गई, ऑल रियल वैल्यू। तो सेम आप क्या करेंगे, अब आप इसका इन्वर्स अगर आप देखिए ध्यान से, y = 10 इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे आप इसकी π/2। देखो इन्वर्स में क्या होता है, जो x एक्सिस के पॉइंट्स होते हैं y पे चले जाते हैं, और y की जो वैल्यूज होती है वो x पे आ जाती है, यानी कि डोमेन बिकम रेंज और रेंज बिकम डोमेन। तो ये वाली बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो 10 का जो ग्राफ होगा वो 0 पे 0, 90 पे इन्फिनिटी, यानी कि कुछ ऐसी वो शेप बनाना शुरू करेगा। अगर आप यहाँ पर x को क्या डालते हैं, x की वैल्यू क्या रखते हैं, ऑल रियल वैल्यूज, तो y को क्या मिलेगा, यानी कि जो आउटपुट होगा वो क्या मिलेगा, -π/2 से π/2 के बीच में। तो कुल मिलाकर बात बिल्कुल देखो स्पष्ट है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, आप उनके ग्राफ के मीडियम से उनकी डोमेन रेंज, यानी कि रेंज मतलब प्रिंसिपल ब्रांच को याद कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सारे के सारे ग्राफ बनाकर उनकी रेंज को या उनकी प्रिंसिपल वैल्यू को याद कर लेंगे। अब इसके आगे के ग्राफ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है और आगे की चर्चा भी करनी है। तो इसके आगे के ग्राफ आप खुद एनसीईआरटी से समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में नहीं आते तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उनके आगे ग्राफ की चर्चा भी आपके साथ कर देंगे। क्लियर है? तो अब मैं इसके बाद इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में चर्चा कर लूँ, ताकि क्वेश्चंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ। इससे आगे का जो कंटेंट होगा वो मैं आपको अपने नए लेक्चर में बताऊंगा।
आप उस नए लेक्चर को देखिएगा, आपको उसमें मैं प्रॉपर्टीज़ और जितने भी फॉर्मूले हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा।